वेलकम एवरीवन। पंचायती राज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट का पार्ट था। आज स्टार्ट कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। म्यूनिसिपैलिटीज़ को ही अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलते हैं। लक्ष्मीकांत में अर्बन लोकल गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या है? द गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो एक अर्बन एरिया है, किसी सिटी या फिर टाउन का एरिया, वहीं के लोग ही वोटिंग के थ्रू अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। देन वो रिप्रेजेंटेटिव फिर लोगों के बिहाफ पर उस अर्बन एरिया को गवर्न कर रहा है। इस अर्बन एरिया को डिफाइन कौन करेगा? सो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो बाउंड्रीज को सेट करे, बाउंड्रीज को डिमार्केट करे कि कितना एरिया अर्बन एरिया में आएगा। बट सेंसस 2011 में अर्बन एरिया की एक डेफिनेशन भी दी गई है। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी 11th क्लास में भी दी गई है। सो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कोई भी एरिया अगर अर्बन एरिया होगा तो उसके 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्या है कि अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन मिनिमम या फिर एटलीस्ट 5000 तो है, यानी कि या तो 5000 हो या फिर 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो। सेकंड क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। सो 1 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 400 पर्सन तो रहते ही हो। देन थर्ड क्राइटेरिया क्या है, थर्ड या फिर कंडीशन क्या है कि 75% मेल पॉपुलेशन इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सो अगर 75% मेल पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्री एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, दैट इज़ वो खेती वगैरह में, फील्ड वगैरह में काम नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर उस एरिया की पॉपुलेशन कम से कम 5000 या फिर उससे ज़्यादा है, अगर ये तीनों कंडीशंस मीट करती हैं तो उस एरिया को एक अर्बन एरिया डिक्लेयर करा जाएगा। ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपने मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो एनालिसिस के लिए याद रखें कि यहाँ पर सिर्फ मेल पॉपुलेशन को ही कंसिडर करा गया है। सो ये जो डेफिनेशन है ये एक जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पर फीमेल्स को भी लेकर नहीं चला गया है। सो ये आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो एक अर्बन एरिया के लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जैसे कि विलेजेस में लोग, ग्राम सभा के लोग वोटिंग करते हैं एंड पंच सरपंच इन लोगों को इलेक्ट करते हैं, देन फिर पंचायत बनती है। सो ऐसे ही सेम प्रोसेस लेकिन सिटीज एंड टाउन्स के लिए होता है, अर्बन एरिया के लिए होता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का एनालिसिस चेक करोगे, अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेक करोगे तो हमारे इंडिया का जो अर्बनाइजेशन रेट है वो अराउंड 26.7% है। ये डाटा आप मीन्स के लिए यूज़ कर सकते हो। सो देखिए, ये तो सेंसस बेस्ड क्राइटेरिया था एक। नो अर्बन लोकल गवर्नमेंट की 8 टाइप हो सकती हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी को ही समटाइम म्यूनिसिपल कमेटी या फिर म्यूनिसिपल बोर्ड भी बोलते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। इन सबको हमने चैप्टर के लास्ट में देखना भी है। सो ये 8 टाइप हो सकती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की। अब ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट या फिर सिंपली लोकल गवर्नमेंट है, इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। 7th शेड्यूल लिस्ट सिस्टम की बात करता है, जिसमें सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होंगे, कुछ सेंट्रल लिस्ट में होंगे एंड कुछ सब्जेक्ट जो होंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट में होंगे। सो जो लोकल गवर्नेंस है ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा कैच है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हैंडल करती हैं उनकी टाइप के बेसिस पर। जैसे कि अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो क्योंकि ये एक मिलिट्री पर्सोनल के लिए ये एरिया होता है, यहाँ पर उनकी फैमिलीज भी रहती हैं। सो इनको अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैंडल करेगी जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री होगी। ऐसे ही अगर यूनियन टेरिटरीज हैं तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं तो इसके लिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगी। अब ऐसा है क्योंकि अगर सिर्फ स्टेट लिस्ट में ही इनको रखा गया है, लोकल गवर्नेंस स्टेट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर ही म्यूनिसिपैलिटीज को पावर दे रही हैं, अथॉरिटी दे रही हैं सेल्फ गवर्नेंस की अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्यों पावर दी गई है? सो इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट तो अगर आप डीपीएसपी, अगर आपको लास्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चैप्टर याद हो तो उसमें हमने देखा था कि डीपीएसपी में क्या दिया गया है कि आर्टिकल 40 को
इन प्रैक्टिस लेके आया गया है। आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत की बात करता है। अगर आप एक बार डीपीएसपी का चैप्टर चेक करो, आर्टिकल 40 आप देखोगे तो वहां पर म्यूनिसिपैलिटी नहीं लिखा गया है, वहां पर सिंपली विलेज पंचायत ही लिखा गया है। सो ये कंसिडर करा गया कि म्यूनिसिपैलिटीज इस आर्टिकल 40 में इम्प्लिसिट है, चाहे इसको लिखा नहीं गया है बट ये इम्प्लिसिट है। सो अलग से एक एंट्री 5 रखी गई स्टेट लिस्ट में। ये मान लिया गया कि ये एंट्री 5 म्यूनिसिपैलिटी से डील करेगी, स्टेट लिस्ट में ही होगी। जैसे कि डीपीएसपी के आर्टिकल 40 को विलेज पंचायत के लिए इन प्रैक्टिस में लेके आया गया था, ऐसे ही अब स्टेट की लिस्ट में ही एक म्यूनिसिपैलिटी का भी सब्जेक्ट रखा जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी भी एक टॉपिक होगा, उसके लिए एंट्री 5 होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस ले सकती है जो कि अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आते थे। कंडीशन क्या है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है या फिर कोई मिनिस्ट्री डिसीजन ले रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब तक वो डिसीजंस फिर चाहे लोकल गवर्नेंस के लिए हैं वो वैलिड ही रहेंगे। तो सेंट्रल लेवल पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट को डील करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए 3 मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेकंड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि यूनियन टेरिटरीज के लिए होगी। नौ इन म्यूनिसिपैलिटीज को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। इस अमेंडमेंट ने पार्ट 9A ऐड करा। ये आर्टिकल्स थे, इन सारी चीज़ों को हमने नेक्स्ट टॉपिक में देखना है 74th अमेंडमेंट एक्ट को। वैसे जितनी भी इस 74th अमेंडमेंट में प्रोविजंस हैं वो सारी 73rd अमेंडमेंट एक्ट का रेप्लिका ही हैं, एग्जैक्ट सेम चीज़ें ही हैं, बट कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि वार्ड कमेटीज आ जाएंगी अर्बन एरियाज के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज आ जाएंगी या फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटीज आ जाएंगी। इन थोड़े बहुत डिफरेंसेस को छोड़कर 74th अमेंडमेंट एक्ट एग्जैक्ट रेप्लिका है 73rd अमेंडमेंट एक्ट का। अब देखते हैं हम कि इस अर्बन लोकल बॉडी या फिर म्यूनिसिपैलिटीज का एवोल्यूशन कैसे होता है। तो 3 पर्सपेक्टिव से हम चलेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम में कैसा था, देन ब्रिटिश एरा जो कि लक्ष्मीकांत में ब्रिटिश एरा दिया गया है, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कुछ कमेटीज एंड कमीशंस को अपॉइंट करा जाता है। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज का कंसेप्ट हमारे एंशिएंट इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद से ही ये कॉन्सेप्ट आया है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये कुछ अर्बन सिटीज ही थी। ये सिटीज प्लैंड थी, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, इनफैक्ट आज से भी बेटर था। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप ये सारी चीज़ें रीड करोगे। ऐसे ही वहाँ इन सिटीज़ के लिए कुछ काउंसिल्स, कमेटीज़ वगैरह भी एग्जिस्ट करती थी, लोकल बॉडीज एग्जिस्ट करती थी जो कि एक ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती थी, ट्रेड को रेगुलेट करती थी क्योंकि ये सारी सिटीज़ जो थी वो ट्रेड भी करती थी, पब्लिक सर्विस भी होती थी उस टाइम पर, वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर होता था। सो एंशिएंट इंडिया में भी ऐसी कुछ सिटीज़ थी जिनको आप अर्बन लोकल बॉडीज़ में कंसिडर कर सकते हो। फिर आते हैं ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया को कॉलोनाइज करते हैं। सो ब्रिटिश एरा में फर्स्ट टाइम एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश करा जाता है, सेटअप करा जाता है मद्रास में 1688 में। फिर 1726 में 2 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को सेटअप करा जाता है, बॉम्बे एंड कैलकाटा में। फिर आता है लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870। ये रेजोल्यूशन आता है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर समझ आ जाता है हमें कि फाइनेंशियल यानी कि पैसे से रिलेटेड है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो लोकल लेवल तक पावर को डिवॉल्व करने की बात करी गई है। और यहाँ पर किस पावर को डिवॉल्व करा जा रहा है, पैसे की पावर को। सो लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन आता है 1870 में। ये बात करता है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की कि कैसे लोकल बॉडीज को कुछ जो लोकल बॉडीज क्रिएट करी गई थी जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, इनको भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस चलाने के लिए पैसे की डिसेंट्रलाइजेशन करी जाए, पैसे की इनको पावर दी जाए, इनके पास अपने रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर लॉर्ड रिपन का आता है, ये मैं लास्ट चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। इनका जो रेजोल्यूशन आता है वो 1882 में आता है। सो दिस रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
ऐसा इसलिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक्चुअली कुछ लोकल गवर्नेंस के लिए पॉजिटिव चेंजेस लेके आने के लिए काम करा था, बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिस ये चेंजेस हो नहीं पाते हैं, ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचते हैं। सो ब्रिटिश एरा में लोकल गवर्नेंस के लिए जितने भी काम करे जाएंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्योरेटिकल ही होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। सो लॉर्ड रिपन का ये 1882 में रेजोल्यूशन आता है। देन उसके बाद फिर एक रॉयल कमीशन आएगा डिसेंट्रलाइजेशन पर 1907 में। नाउ देखिए ये कमीशन भी डिसेंट्रलाइजेशन की ही बात कर रहा है एंड इसके चेयरमैन थे हॉब हाउस, इनका नाम जो है वो लक्ष्मीकांत में दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। इसका हमें पता है कि इसने क्या करा था, इसने लाया था डायरकी सिस्टम। अगर आपने वो मेरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली वीडियो देखी है तो मैंने सारे एक्ट्स को एक्सप्लेन करा है, तो वो आप जाकर देख सकते हो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। सो ये डायरकी लेके आता है प्रोविंसेस में, दैट इज जो अब की स्टेट्स हैं उस टाइम पर उनको प्रोविंसेस बोलते थे। तो डायरकी आती है। डायरकी का मतलब क्या था कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। दो टाइप में सब्जेक्ट को डिवाइड करा गया था प्रोविंसेस के लिए ही, सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं था ये। एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड दूसरे कुछ सब्जेक्ट थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उनके लिए एक इंडियन मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल रहता था। गवर्नर जो भी काम करता था वो इंडियन मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल रहता था उसके लिए। सो काइंडा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। देन सेकेंड टाइप थी रिजर्व्ड सब्जेक्ट की। यहाँ पर गवर्नर अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था इंडियन मिनिस्टर को। सो ये जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे ये गवर्नर का ही एक पावर थे, गवर्नर की ही प्रोरोगेटिव थे, उसकी जुरिस्डिक्शन में ही आते थे। एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग फिर लोकल गवर्नेंस को एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ही रखा गया था। दैट इज कुछ हद तक एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ट्राई करी गई थी यहाँ पर। देन फिर आता है एक कैंटोनमेंट एक्ट 1924। अब ये क्लियरली मिलिट्री पर्पस के लिए है, मिलिट्री एरियाज के लिए एक्ट आया था उस टाइम पर, सेंट्रल लेजिस्लेचर इसको लेके आया था। देन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इसमें भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही रखा जाता है, जो कि आज की स्टेट सब्जेक्ट है। आप यहाँ पर ना थोड़ा सा ये चीज़ चेक कर सकते हो कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बहुत सारी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट करी है। एंड ये जो लोकल गवर्नेंस को भी स्टेट लिस्ट में रखा गया है, ये भी उन वन ऑफ दोज प्रोविजंस हैं जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं या फिर अडॉप्ट करी गई हैं, क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था एंड आज भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट ही है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो कुछ कमेटीज एंड कमीशंस को अपॉइंट करा जाता है सो एज टू के इन जो लोकल बॉडीज हैं इनको रिवाइटलाइज करा जा सके, इनको स्ट्रेंथन करा जा सके या फिर इनकी पावर्स को इंक्रीज करा जा सके। सो कुछ कमेटीज एंड कमीशंस को अपॉइंट करा जाता है, वो देखते हैं। उनको याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगी, एक शॉर्टकट ही समझ लीजिए, सो इजी रह जाएगा याद रखना इन कमेटीज को। आपको याद रखना है फिट, रैट्स या फिर BSU यहाँ पर कर ले या फिर सिंपली बस कर ले। सो ये तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं एंड ये कमेटीज कवर हो जाएंगी। पहले है फिट। सो जो 1950s के एरा में कमेटीज को अपॉइंट करा गया था उसके लिए देखिए आपने यहाँ पर फाइनेंस एंड टैक्सेशन, तो ये फिट कवर हो जाएगा यहाँ पर दो कमेटीज। पहली कौन सी थी? फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी। देन सेकंड आ जाएगी टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी। रैट्स से आपने नेक्स्ट 4 कमेटीज याद रखनी है जो कि 1960s में अपॉइंट करी गई थी। R से है रिलेशनशिप, A से है ऑगमेंटेशन एंड T से है ट्रेनिंग, S से है सर्विस कंडीशन। तो अगर प्रीलिम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ भी गया तो इन वर्ड्स को देख के ही पता चल जाएगा कि ये कमेटी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है या फिर पंचायती राज से रिलेटेड है। सो R है रिलेशनशिप, तो रूरल एंड अर्बन एरियाज में रिलेशनशिप से रिलेटेड जो कमेटी है वो है रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी। A से है ऑगमेंटेशन, तो अर्बन लोकल बॉडीज के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑगमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट करी गई थी ये। T से है ट्रेनिंग। सो इन म्यूनिसिपल या फिर अर्बन एरियाज को जो भी एम्प्लॉय होंगे इनके, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड ये कमेटी है। S है इन एम्प्लॉयज की सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कमेटी। सो ये कमेटी रैट्स से कवर हो जाएंगी।
देन नेक्स्ट आप बस याद रख सकते हो या फिर BSU सिंपली याद रख सकते हो। तो जो नेक्स्ट 3 कमेटीज हैं, B से है बजटरी रिफॉर्म्स, U से है अर्बनाइजेशन एंड S से है स्टडी ग्रुप। तो B से क्या था, बजटरी रिफॉर्म, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो बजट होगा उससे रिलेटेड अगर रिफॉर्म्स लेके आने हैं तो उसी के ऊपर ये कमेटी थी। यू है अर्बनाइजेशन, तो ये एक नेशनल कमीशन था अर्बनाइजेशन के ऊपर। एंड ऐसे एक स्टडी ग्रुप है जो कि अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पावर्स देने की बात करता है, लॉ उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। तो यहाँ पर ये कमेटीज एंड कमीशन भी खत्म होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के। इनको याद कैसे रखना है वो भी मैंने बता दिया है। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपनी फीडबैक दें। ऐसे ही आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड मेथड्स बताती रहूंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे एंड सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में यहाँ पर कवर करूंगी इस चैनल पर। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए, कमेटीज़ अपॉइंट कर दी गई पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। इन कमेटीज़ का पर्पस क्या था कि इन लोकल बॉडीज़ को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को क्या पावर दी है, रूरल एरियाज़ के साथ उनका कैसा कनेक्शन होना चाहिए, उनके पास कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। एंड अल्टीमेटली ये जो कमेटीज़ थी, ये दीज ऑल कमेटीज लीड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात करी गई। इन सारी कमेटीज के बाद यही रिजल्ट निकला। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का फायदा क्या होगा कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनानी होगी या फिर म्यूनिसिपैलिटी बनानी होगी। वो एरिया के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो एक स्मॉलर अर्बन एरिया है या फिर एक लार्जर अर्बन एरिया है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के लिए सबसे पहले देखिए आती है राजीव गांधी गवर्नमेंट। अगस्त 1989 में ट्राई करा गया। राजीव गांधी गवर्नमेंट 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है जिसको नगर पालिका बिल बोला गया। इस बिल का पर्पस अर्बन लोकल बॉडीज को या फिर म्यूनिसिपैलिटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था। ये बिल लोकसभा में तो पास हो जाता है बट राज्यसभा में रिजेक्ट हो जाता है, डिफीट हो जाता है, जिसकी वजह से लैप्स कर जाता है। एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट फिर आती है VP सिंह की गवर्नमेंट। VP सिंह की गवर्नमेंट को बोला जाता है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी। इसने फिर से ट्राई करा। नगर पालिका बिल जो कि ऑलरेडी कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी उसको रिवाइज करा गया, कुछ मॉडिफिकेशंस करी गई। एंड अगेन ये बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है सितंबर 1990 में। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ही फॉल कर जाती है, ये कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से फिर ये बिल पास ही नहीं होता है। जो नेक्स्ट फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट। नो ये अगेन बिल को मॉडिफाई करती है। म्यूनिसिपैलिटीज बिल होता है उसमें कुछ चेंजेस करे जाते हैं एंड अगेन लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है 1991 में। ये पास हो जाता है एंड ये बिल फिर बनता है पास होने के बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि जब एक बिल पास हो जाएगा प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, उसी के बाद ही फिर वो एक्ट बनता है। तो यही बिल बनता है फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट एंड ये फोर्स में आता है 1 जनवरी 1993 से। अब नेक्स्ट इस बिल को ही देखेंगे, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज दैट ये बिल जो है वो 73rd का ही रेप्लिका है। इसने पार्ट 9A ऐड करा, 73rd ने पार्ट 9 ऐड करा था, इसके साथ A ऐड हो गया है। जो इसने आर्टिकल्स ऐड करे हैं वो है 243P टू 243ZG एंड जो 73rd अमेंडमेंट ने आर्टिकल्स ऐड करे थे वो थे 243 से लेकर 243O। सो आप देख सकते हो कि लास्ट आर्टिकल जो पंचायती राज के लिए था वो 243O था। उसी के आगे ही ये म्यूनिसिपैलिटीज के एक्ट आर्टिकल्स म्यूनिसिपैलिटीज के कंटिन्यू हो गए हैं 243P से लेकर। इसने 12th शेड्यूल ऐड करा, उसने ऐड करा था 11th शेड्यूल। एंड पंचायती राज के 11th शेड्यूल में 29 फंक्शनल आइटम्स थी। उन आइटम्स को कैसे याद रखना है वो मैं ऑलरेडी आपको पंचायती राज चैप्टर में बता चुकी हूँ। इस 74th अमेंडमेंट एक्ट ने 12th शेड्यूल ऐड करा एंड इस शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम्स हैं जो कि म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड हैं। एंड इन 18 फंक्शनल आइटम से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 243W। ऑलराइट, सो ये अमेंडमेंट एक्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सारा कवर करेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।